बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम शाह फैसल। आज एक बार फिर एक नई वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह FEC पार्ट सेकंड, मतलब सेकंड ईयर की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 रिस्पायरेशन को, ठीक है। और इस रिस्पायरेशन में हम आज पढ़ेंगे रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी सरफेस, और उस रिस्पायरेटरी सरफेस के जो प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ रिस्पायरेशन की तरफ। रिस्पायरेशन, इस रिस्पायरेशन के बहुत ज़्यादा डिफिनीशंस होते हैं। लोग बहुत तरह की डिफिनीशंस करते हैं, डिफरेंट तरह की डिफिनीशंस लोग करते हैं, और वो जो जितने भी डिफिनीशंस होते हैं वो सारे ठीक होते हैं, ठीक है। ये 3-4 जो है वो रेगुलरली बुक्स में नज़र आते हैं, ठीक है। और उन डिफिनीशंस को मैं 3-4 को मैं डिस्कस करता हूँ और आप लोगों को प्रूव करता हूँ कि ये किस तरह ये 3 और 4 जो है वो ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस के बेस पे, डिफरेंट स्टेप के बेस पे लोग इसको जो है रिस्पायरेशन की डिफरेंट डिफिनीशंस करते हैं, ठीक है। तो जो पहला डिफिनीशन मैं करने लगा हूँ वो ये है कि रिस्पायरेशन क्या है। अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, अ सीरीज ऑफ chemical reactions by which living cells obtain energy for its various functions from different types of food। एक डिफिनीशन तो ये हो गया, ठीक है। इस डिफिनीशन में यहाँ पे जो बात हो रही है वो केमिकल रिएक्शंस की हो रही है। क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शंस, अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ इसकी बात हो रही है। ये जो डिफिनीशन है रिस्पायरेशन की, इसमें हम कहते हैं कि रिस्पायरेशन जो है वो प्रोसेस है, ये एक सीरीज है, केमिकल रिएक्शंस की एक सीरीज है, ठीक है, जो लिविंग सेल्स में होता है। और लिविंग सेल इस जो केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं ना, ये एक सीरीज़ जो है केमिकल रिएक्शंस की, वो जो हो रहा है उसके ज़रिए से सेल क्या करता है, वो एनर्जी जो है वो ऑब्टेन करता है, ठीक है, मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए, ठीक है, जो डिफरेंट फूड से लेता है। इसका मतलब ये हो गया है कि देखो सेल्स जो है, सेल्स वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उन डिफरेंट फंक्शंस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सेल वो एनर्जी कहाँ से लेता है? तो सेल वो एनर्जी लेता है फूड से। फूड से किस तरह लेता है? फूड से, जो फूड की जो ब्रेक डाउन हो जाती है उसके ज़रिए से लेता है। लेकिन ये जो रिस्पायरेशन प्रोसेस है इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो रिएक्शन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा एक रिएक्शन, एक सीरीज बना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो, और इसके दौरान जो है वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, इसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिस्पायरेशन जो है ये एक सीरीज है केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है, जिसके ज़रिए से जो लिविंग सेल है वो एनर्जी लेता है और उस एनर्जी को डिफरेंट फंक्शंस के लिए क्या करता है, यूज़ करता है, ठीक है। तो ये तो एक डिफिनीशन हो गया है रिस्पायरेशन का। दूसरा जो इसका डिफिनीशन है वो ये है कि ये जो रिस्पायरेशन है ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। क्या है? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। यहाँ पे क्या हो जाता है, whereby food
broken down for the release of एनर्जी। एक डिफिनीशन इसका ये है इसमें हम कह रहे हैं कि ये जो रिस्पिरेशन ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जिसके दौरान एक फूड जो है वो उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और उसके रिजल्ट में क्या बन जाते हैं, एनर्जी रिलीज हो जाती है। उस फूड में जो एनर्जी स्टोर थी वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, एक डिफिनीशन हम ये करते हैं, जिस तरह की ये जो हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, इसके साथ हम ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं, 6 ऑक्सीजन्स को हम कंबाइन करते हैं, तो इसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, इसके रिजल्ट में ये हो जाता है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, साथ में 6 H2O के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और साथ में 38 ATP जो है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। और ये ATP क्या है, ये एनर्जी है। ATP जो है ये एनर्जी करेंसी है। क्या है, ये एक एनर्जी करेंसी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो रिस्पिरेशन ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। देखो इससे एनर्जी रिलीज हो रही है, फूड की ब्रेक डाउन हो रही है, फूड है हमारे पास, इसकी ब्रेक डाउन हो रही है और एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इसलिए हम इसको इस रिस्पिरेशन की ये डिफिनीशन भी करते हैं कि ये जो रिस्पिरेशन ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसके बाद हम एक और भी डिफिनीशन करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ये जो रिस्पिरेशन है, ठीक है, ये एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। हम कहते हैं कि इट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। इस रिस्पिरेशन की हम ये भी डिफिनीशन करते हैं कि ये जो रिस्पिरेशन ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है। तो ये तीनों डिफिनीशन ठीक है। ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, इसके जो केमिस्ट है, जो केमिस्ट्री वाले हैं, वो अलग तरह की डिफिनीशन करते हैं और जो बायोलॉजिस्ट है वो थोड़ा सा अलग तरीके के डिफिनीशंस करते हैं। तो जो केमिस्ट्री वाले हैं वो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के जो डिफिनीशन करते हैं वो ये करते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये किसको कहते हैं, लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो उस प्रोसेस को वो लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और रिडक्शन प्रोसेस को वो किस तरह डिफाइन करते हैं, तो रिडक्शन प्रोसेस को जो केमिस्ट्री वाले हैं वो इस तरह डिफाइन करते हैं कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन जब गेन होते हैं तो उसे वो लोग क्या कहते हैं, ये रिडक्शन हो रही है। ठीक है। और जो बायोलॉजिस्ट है वो रिडक्शन प्रोसेस के जो डिफिनीशन करते हैं वो ये करते हैं कि रिडक्शन प्रोसेस किसको कहते हैं, लॉसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन एटम लॉस होता है तो वो लोग कहते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। और जब गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, जब हाइड्रोजन की गेनिंग होती है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन को लेता है, तो वो क्या कहते हैं कि ये क्या हो रही है, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। तो इस रिस्पिरेशन में ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है, हाइड्रोजन एटम लॉस होता है और हाइड्रोजन एटम गेन भी होता है। तो इसी वजह से ये डिफिनीशन भी ठीक है कि ये जो रिस्पिरेशन ये जो रिस्पिरेशन है ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। तो ये जो तीनों डिफिनीशन है, आप इसमें जो भी डिफिनीशन करना चाहे वो ठीक है। ये तीनों जो है इस रिस्पिरेशन के प्रोसेस से प्रूफ हो रहा है। तो ये तीनों डिफिनीशन जो है वो ठीक है। ठीक है, तो ये रिस्पिरेशन हो गई। रिस्पिरेशन के बाद हम आ जाते हैं रिस्पिरेटरी सरफेस की तरफ। कहाँ पे आ जाते हैं, रिस्पिरेटरी सरफेस। रिस्पिरेटरी सरफेस, इस चैप्टर में ये जो फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है जिसे चैप्टर नंबर 14 भी कहलाते हैं, और ये
सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर भी इसे कहलाते हैं। तो ये जो रिस्पायरेशन है इसमें ज़्यादातर फोकस जो है वो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पे दिया है, तो हम भी ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम तक ही महदूद रहेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जो भी एग्जांपल देंगे वो ह्यूमन के बेस पे देंगे, ठीक है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बेस पे देंगे। तो रिस्पायरेटरी सरफेस हम किसको कहते हैं, इसकी जो डिफिनीशन है वो ये है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या चीज़ है। सो द एरिया where gaseous exchange takes place with the environment, रिस्पायरेटरी सरफेस क्या चीज़ होती है? रिस्पायरेटरी सरफेस वो एरिया होता है, चाहे वो जो हमारे लंग्स में होता है मेजॉरिटी, वो एरिया जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, उस एरिया, उस स्पेसिफिक एरिया को हम रिस्पायरेटरी सरफेस कहलाते हैं। वो एरिया हमारे बॉडी का वो एरिया जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, उस एरिया को हम कहलाते हैं रिस्पायरेटरी सरफेस, जो एक स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है, उसे हम क्या कहलाते हैं? रिस्पायरेटरी सरफेस कहलाते हैं, ठीक है। उस एरिया की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, हम उस प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करते हैं। जहाँ पे ये गैसियस एक्सचेंज होता है उस जगह की, उस रिस्पायरेटरी सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, जिसमें एक प्रॉपर्टी ये है, आप खुद सोचे, आपको जहन में आएंगे ये बातें अगर टॉपिक की समझ आ गई तो। इसमें एक प्रॉपर्टीज़ ये होनी चाहिए कि जिस तरह हम कहते हैं कि फॉर इफेक्टिव गैसियस एक्सचेंज रिस्पायरेटरी सिस्टम respiratory surface must be permeable। एक प्रॉपर्टीज रिस्पायरेटरी सरफेस में ये होनी चाहिए कि ये जो रिस्पायरेटरी सरफेस है ये परमिएबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परमिएबल होनी चाहिए। देखो, परमिएबल जो मेम्ब्रेन होता है, परमिएबिलिटी की बेस पे वो 3 तरह के मेम्ब्रेन होते हैं। एक होता है परमिएबल मेम्ब्रेन, एक होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसे हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहला सकते हैं, और एक होता है नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। अब परमिएबल मेम्ब्रेन हम किस मेम्ब्रेन को कहते हैं? जिससे छोटे बड़े सब मॉलिक्यूल क्या हो, पास हो जाते हैं, इसको क्रॉस कर देता है, ठीक है, इस मेम्ब्रेन को। तो इस तरह के मेम्ब्रेन को हम परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाते हैं, जिससे हर कोई चीज़ पास हो सकता है, तो उसे हम परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाते हैं। एक होता है सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल, जिससे छोटे मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं लेकिन बड़े मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकते, इसे हम कहलाते हैं सेमी परमिएबल। और सेलेक्टिव, जिससे सेलेक्टिव चीज़ें जो होती है वो पास हो जाती है और बाकी को रोक लेते हैं, इस तरह के मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाते हैं। और एक होता है नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन, जो परमिएबल की अपोजिट है, जिससे ना छोटा ना बड़ा कोई मॉलिक्यूल पास ना हो, सबको रोक लेता है। इस तरह की मेम्ब्रेन को हम क्या कहलाते हैं? इम्परमिएबल या नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाते हैं। तो रिस्पायरेटरी सरफेस के लिए जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए
वो क्या होनी चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परमिएबल। इसलिए ताकि इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से पास हो सके। इसलिए हम कहते हैं कि इफेक्टिव गैसियस एक्सचेंज के लिए जो रिस्पिरेटरी सरफेस है वो परमिएबल होनी चाहिए। एक प्रॉपर्टीज इस रिस्पिरेटरी सरफेस की ये है। दूसरी जो प्रॉपर्टी इसकी है वो ये है कि फॉर इफेक्टिव डिफ्यूजन respiratory surface must be thin। कितना thin, up to 1 millimeter or less। ये जो एक इफेक्टिव डिफ्यूजन के लिए, डिफ्यूजन हम किस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें क्या हो जाते हैं, इस प्रोसेस डिफ्यूजन में क्या हो जाते हैं, जो हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, उधर मूव करते हैं, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहलाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इफेक्टिव डिफ्यूजन के लिए यहाँ पे डिफ्यूजन किस चीज़ की होगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की होगी। तो इफेक्टिव डिफ्यूजन के लिए ये जो रिस्पिरेटरी सरफेस है ये थिन होना चाहिए। कितना थिन, या तो 1 मिलीमीटर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो इधर मैं डायग्राम को ड्रा कर लेता हूँ। इधर मैं डायग्राम को बनाने लगा हूँ। ये है हमारे पास लंग्स, क्या है, ये हो गया हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लंग्स। ठीक है, इस लंग्स में क्या होते हैं, ये जो ह्यूमन लंग होते हैं ना, ह्यूमन लंग्स जो होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें ये जो अल्वियोलाई होते हैं, ईच लंग्स, मतलब इस एक लंग में जो एडल्ट ह्यूमन की है, इसमें तकरीबन 300 मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई होते हैं। कितने अल्वियोलाई एक लंग्स में होते हैं, एक एडल्ट ह्यूमन की 300 मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई एक लंग्स में होते हैं। इतने ज़्यादा अल्वियोलाई होते हैं। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को मैं क्लियर करने लगा हूँ। ठीक है, इस डायग्राम से तो हर एक लंग में बहुत सारे अल्वियोलाई होते हैं। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जब हम ब्रीथिंग करते हैं, और ब्रीथिंग के दौरान जब हम इनहेलेशन प्रोसेस करते हैं तो हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। वो ऑक्सीजन कहाँ पे पहुँच जाता है, अल्वियोलाई में पहुँच जाता है। जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो नोज, नजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रांकाई, ब्रांकियोल्स, अल्वियोलर डक्ट, इवन वो कहाँ पे पहुँच जाता है, इस अल्वियोलाई में पहुँच जाता है। कहाँ पे पहुँच जाते हैं, अल्वियोलाई में। अल्वियोलाई में ये ऑक्सीजन क्यों आ जाता है, क्योंकि ये जो अल्वियोलाई है उसमें रिस्पिरेटरी सरफेस बन रहा है, और वो रिस्पिरेटरी सरफेस है। जब इसके साथ कैपिलरीज मिल जाते हैं तो ये रिस्पिरेटरी सरफेसेस बनाते हैं। क्यों अल्वियोलाई तक आ जाते हैं, यहाँ से क्यों नहीं, तो इस पॉइंट में ये क्लियर हो रहा है कि रिस्पिरेटरी सरफेसेस कितना वो थिन होना चाहिए, कितना थिन, जो 1 mm या इससे लेस हो। ठीक है, तो इसलिए वो अल्वियोलाई तक पहुंच जाता है वो ऑक्सीजन, ताकि वो ब्लड में जाए और ब्लड से फिर वो सेल्स तक पहुंच जाए, और सेल्स तक जब पहुंच जाता है तो वो इस ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो जाता है और इसको ब्रेक डाउन करता है, रिस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म हो जाता है और एटीपी रिलीज हो जाता है, हमें एनर्जी मिल जाती है। इसलिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है,
तो यहाँ से मैं एक अल्वियोलाई को लार्ज करने लगा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। ये हो गया एक अल्वियोलाई, ठीक है। एक अल्वियोलाई को मैंने बड़ा कर दिया है, ठीक है। यहाँ इस अल्वियोलाई के अंदर जो ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे एंडोथेलियल सेल होते हैं। यहाँ पे ये क्या है, एंडोथेलियल सेल होते हैं। क्या होते हैं, एंडोथेलियल सेल। इसके बाहर जो होते हैं बहुत सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बाहर बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं। क्या होते हैं, कैपिलरीज होते हैं। एक लंग्स के बाहर मैंने पहले कहा कि सॉरी, एक लंग्स के नहीं, इससे पहले मैंने कहा कि एडल्ट ह्यूमन की 2 लंग्स होते हैं। एक लंग में 300 मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई होते हैं। कितने, 300 मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई। और एक अल्वियोलाई, अल्वियोलस के बाहर, अल्वियोलाई प्लूरल है, अल्वियोलस सिंगुलर है। एक अल्वियोलस के जो बाहर जो पल्मोनरी कैपिलरीज होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि एक अल्वियोलस के 70% जो बाहर एरिया है इसको कवर कर लेता है। 70% अल्वियोलस की एरिया को कवर कर लेता है। इतने ज़्यादा फिर क्या होते हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज होते हैं अल्वियोलस के बाहर, ठीक है। तो तिन, ये जो हम टॉपिक, ये मेन बात ये हो रही है कि तिन, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि क्यों अल्वियोलस में या अल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होती है और कैपिलरीज और अल्वियोलाई के दरमियान गैसियस एक्सचेंज होती है। अल्वियोलरी डक्ट में क्यों नहीं होती, या जो है ब्रांकाई में क्यों नहीं होती, ब्रांकियोल्स में क्यों नहीं होती, ट्रेकिया में क्यों नहीं होती, इवन नोज में क्यों नहीं होती, यहाँ इस अल्वियोलस में क्यों आती है, और यहाँ ये कैपिलरीज और अल्वियोलस के दरमियान क्यों गैसियस एक्सचेंज हो जाती है, क्यों, वो मसला क्या है। तो वो मसला मैं इधर बयान करने लगा हूँ। मेन बात क्या है कि तिन होना चाहिए। कितना तिन, कि या तो 1 mm हो, 1 मिलीमीटर हो, या इससे कम हो, इतना तिन होना चाहिए। तो यह इसलिए मैं इसको बनाने लगा हूँ। तो ये जो, इसको समझने के लिए हमें इन दोनों की डायमीटर्स की भी बात करनी चाहिए। तो ये जो अल्वियोलस है इसकी जो डायमीटर होती है, अल्वियोलस की जो डायमीटर होती है, ठीक है, वो होती है, अल्वियोलस मेम्ब्रेन की जो डायमीटर होती है वो कितनी होती है, वो होती है, ये देखो, ये फॉर एग्जांपल अल्वियोलस मेम्ब्रेन है, ये क्या है, अल्वियोलस मेम्ब्रेन है। तो इसकी डायमीटर जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है 200 से लेकर 500 माइक्रोन तक होती है। इन दोनों के बीच होती है, 200 से लेकर 500 माइक्रोन मीटर के दरमियान होती है, ठीक है। और 1 मीटर में कितने माइक्रोन मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोन मीटर होते हैं। कितने, 10 लाख। और 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन मीटर होते हैं, तो वो होते हैं 1000। और फिर 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो वो होते हैं 1000, ठीक है। तो ये जो इसकी जो डायमीटर है, अल्वियोलस मेम्ब्रेन की जो डायमीटर है
वो कितनी है, वो 200 से लेकर 500 माइक्रोमीटर होती है। और ये जो कैपिलरी है, जो पल्मोनरी कैपिलरी है, इसकी जो डायमीटर होती है वो कितनी होती है, वो होती है 25 से लेकर 30 माइक्रोमीटर होती है। तो अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें या इन दोनों को करें या इन दोनों को करें या इन दोनों को करें, चाहे जो भी इसकी मीटर बनती है, डायमीटर बनती है, ठीक है, अगर हम इन दोनों को प्लस करें, अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों है, ठीक है, तो अगर इन दोनों की भी कम्बिनेशन जो डायमीटर है 200, फॉर एग्जांपल अगर अल्वियोलस मेम्ब्रेन की डायमीटर 200 है तो 200, और साथ में इसके जो पल्मोनरी जो कैपिलरी है, अगर इसकी जो मेम्ब्रेन इसकी अगर डायमीटर कितनी है, अगर 25 माइक्रोमीटर है, तो दोनों प्लस करके 225 माइक्रोन मीटर बन जाती है, माइक्रोमीटर बन जाती है, जो कि इससे कम है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर ये भी नहीं, अगर फॉर एग्जांपल 500 माइक्रोमीटर डायमीटर किसकी है, अल्वियोलस की जो मेम्ब्रेन है इसकी अगर डायमीटर 500 माइक्रोमीटर भी हो गई, और जो इसके बाहर जो पल्मोनरी कैपिलरी है अगर उसकी डायमीटर 30 हो गई, 30 माइक्रोमीटर हो गई, तो फिर भी बन जाता है 530 माइक्रोमीटर, फिर भी किससे कम है, 1 मिलीमीटर से कम है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते, तो 1000 माइक्रोमीटर होते, तो ये भी 1000 से कम है, ये भी 1000 से कम है, ठीक है। तो इसलिए जो गैसियस एक्सचेंज है वो इसलिए अल्वियोलस और कैपिलरीज के दरमियान होती है, इसलिए अल्वियोलस और पल्मोनरी कैपिलरी के दरमियान होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो डिफ्यूजन है, जो गैसियस एक्सचेंज है, जिसके लिए जितनी डायमीटर की ज़रूरत है, जितने थिनिंग की ज़रूरत है, वो थिनिंग ये दोनों प्रोवाइड करती है। और जब ये दोनों, ये जो अल्वियोलर मेम्ब्रेन है और साथ में ये जो मेम्ब्रेन है किसकी, पल्मोनरी कैपिलरी की, ये दोनों कंबाइनली जो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है, तो एक दूसरे के साथ जब अटैच हो जाते हैं तो इसे हम रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी कहलाते हैं। जब ये जो अल्वियोलस का जो मेम्ब्रेन है, अल्वियोलस का जो मेम्ब्रेन है और जो पल्मोनरी कैपिलरी का जो मेम्ब्रेन है, ये एक दूसरे के साथ जब मिल जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम जो है वो रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी कहलाते हैं। और ये दोनों कंबाइनली जो है वो क्या बना लेते हैं, ये दोनों कंबाइनली जो है वो रिस्पिरेटरी सरफेस बना लेती है। क्या बना लेती है, रिस्पिरेटरी सरफेस बना लेती है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि रिस्पिरेटरी सरफेस की जो डिफिनीशन है वो ये है कि द एरिया वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस विद द एनवायरनमेंट। तो गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे हो जाती है, कहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर मूव करेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है। तो ये गैसियस एक्सचेंज हो रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमने इधर पॉइंट जो था वो ये था सेकंड, कि डिफ्यूजन के लिए या जो गैसियस एक्सचेंज है इसके लिए जो रिस्पिरेटरी सरफेस है वो थिन होना चाहिए। कितना थिन, वो या 1 मिलीमीटर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। तो इधर मैंने आप लोग को प्रूव किया इन दोनों की जो डायमीटर थी, जो मेम्ब्रेन की जो डायमीटर थी, अल्वियोलर मेम्ब्रेन की जो डायमीटर थी और पल्मोनरी कैपिलरी की जो डायमीटर थी, उन दोनों को हमने कंबाइन किया, तब भी वो डायमीटर इससे कम बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो जो स्टूडेंट्स के जहन में जो क्वेश्चन था या पेपर में भी अक्सर ये क्वेश्चन आता है या जो है वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो गैसियस एक्सचेंज है या जो गैसेस की जो डिफ्यूजन है वो अल्वियोलाई और कैपिलरीज के दरमियान क्यों होती है,
वो ट्रिकिया और कैपिलरी के दरमियान क्यों नहीं होती, वो ब्रांकस या ब्रांकाई और कैपिलरीज के दरमियान क्यों नहीं होती, वो अल्व्यूलर डक्ट और कैपिलरीज के दरमियान क्यों नहीं होती, यहाँ अल्व्यूलस और पल्मोनरी कैपिलरीज के दरमियान क्यों होती है। तो वो मेन वजह ये है कि वो रिस्पिरेटरी सरफेस यहाँ पे बन जाता है जो इफेक्टिव डिफ्यूजन या इफेक्टिव गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या है, वो लाजमी है। तो वो ये दोनों बना लेते हैं, इसलिए यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है। ठीक है, ये थिनिंग की वजह से यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ये था। एक प्रॉपर्टी ये भी होनी चाहिए रिस्पिरेटरी सरफेस में कि क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्या ब्लड सप्लाई जो है वो गुड ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, मतलब जितनी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी उतनी गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होगी, और जितनी गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होगी उतनी ब्रीथिंग हम ज़्यादा करेंगे, और जितनी हम ब्रीथिंग ज़्यादा करेंगे उतनी रिस्पिरेशन ज़्यादा परफॉर्म होगी और एनर्जी हमें ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो रिस्पिरेटरी सरफेस है यहाँ पे अच्छी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो और पॉइंट है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो रिस्पिरेटरी सरफेस है वो लार्ज होनी चाहिए, जो सरफेस एरिया है वो लार्ज होनी चाहिए। तो देखो, मैंने जो ह्यूमन की लंग्स की बात कि मैंने पहले आप लोगों को कहा कि इस चैप्टर में ज़्यादातर जो बात हो रही है वो ह्यूमन पे हो रही है, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम पे हो रही है। तो हम जो भी बात करेंगे वो ह्यूमन पे करेंगे। तो देखो, जो ह्यूमन की एक लंग है उसमें जो अल्व्यूलाई की जो तादाद है वो 300 मिलियंस है। ठीक है, तो ये अगर एक लंग्स की हम कंबाइन करें तो ये कितना सरफेस एरिया बना लेती है, ये बना लेती है 750 स्क्वायर फीट सरफेस एरिया बना लेती है। इतनी ज़्यादा सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करती है एक लंग, कितनी 750 स्क्वायर फीट, इतनी सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हम एक लार्ज ऑर्गेनिज्म है, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमारे नीड के मुताबिक, हमारी ज़रूरत के मुताबिक जो हमें जो सरफेस एरिया होती है वो क्या है, वो में जो एरिया होती है वो ज़्यादा होती है गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो एक बात ये है। एक बात इसमें और जो लास्ट बात हम जो करेंगे वो ये है कि जो है वो वेंटिलेशन मैकेनिज़्म जो है वो भी इसके लिए एसेंशियल है। वेंटिलेशन मैकेनिज़्म हम किसको कहते हैं? मीन ब्रीथिंग को हम वेंटिलेशन मैकेनिज़्म कहते हैं। हम अगर अच्छी तरह ब्रीथिंग करेंगे, हम ब्रीथिंग करेंगे, ज़्यादा ब्रीथिंग करेंगे तो ज़्यादा रिस्पिरेशन परफॉर्म होगी। ठीक है, तो ये भी इसके लिए क्या है, लाजिमी है। समझ आ गई? तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रिस्पिरेशन, रिस्पिरेटरी सरफेस और रिस्पिरेटरी सरफेस के जो प्रॉपर्टीज़ थे वो हमने डिस्कस किए इधर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू।